बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। ऐसे माहौल में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने छत्तीसगढ़ का पहला ओपिनियन पोल किया है। 18 जुलाई से 19 अगस्त तक सर्वे किया गया है। सर्वे में 7,679 लोगों से बात की गई है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इस्सार खान। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल हम आपके लिए लेकर आए हैं। चुनाव के ऐलान में अभी भी करीब 2 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन राज्य की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। 15 साल सत्ता में रहने के बाद, वो साल 2018 था, मतलब पिछली बार वाला छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव था। बीजेपी की प्रदेश से विदाई हो गई थी। 2018 में कांग्रेस चुनाव में बंपर बहुमत के साथ जीतकर सत्ता में आई थी और अब कांग्रेस के सामने सत्ता बचाए रखने की चुनौती। वहीं बीजेपी हर हाल में चुनाव जीतकर सत्ता में आने को बेचैन है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल का नंबर दिखाने के लिए जो खास इंतजाम हमने किए हैं, स्क्रीन पर अगर आप नजर डालेंगे, प्रदेश को हमने 3 रीजन्स में बांटा है। उत्तर छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़। बारी बारी से हर रीजन का नंबर खुलता चला जाएगा। मेरी दोनों तरफ स्क्रीन पर रीजन्स के नंबर आपको दिखेंगे। जैसे जैसे जिस रीजन का नंबर खुलेगा और फिर नंबर जैसे ही सामने आएगा, ये जो ऊपर आप बैंड देख रहे हैं, जो टॉप टैली है, उसमें वो जुड़ता चला जाएगा। अपडेट हम करते रहेंगे उसको। तो आइए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल और जानते हैं क्या है प्रदेश का सियासी मिजाज। ...2024 के चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे। उनमें से ही एक राज्य है छत्तीसगढ़। साल 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी के हाथ से सत्ता छीनी थी और अब एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रही है। उधर कांग्रेस से सत्ता छीनने के लिए बीजेपी ने चुनावी चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह खुद ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की चुनावी कमान संभाले हुए हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए गुरुवार को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी। असल में बीजेपी उन सीटों पर पहले से तैयारी कर लेना चाहती है जहां वो बेहद कमजोर है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई में आम आदमी पार्टी भी अपने लिए जमीन तलाश रही है। अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में क्या कहती है छत्तीसगढ़ की जनता, क्या है जनता का मूड? शुरू हो चुका है सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। तो देखिए, स्क्रीन पर आंकड़े कैसे नजर आएंगे ये तो आपने जान लिया स्क्रीन को देखकर, टैली के जरिए। लेकिन ये आंकड़े कहां से आएंगे, ये आंकड़े कैसे आएंगे? इन आंकड़ों को आपके सामने रखने के लिए हमने जो खास तैयारियां की हैं, उसी के बारे में अब जानने की बारी आ गई है। मेरे साथ इस वक्त मेरी 2 सहयोगी मौजूद हैं। दीपा, आप देख सकते हैं इस वक्त इलेक्शन सेंटर से हमारे साथ मौजूद हैं। शीरीन हमारे साथ जुड़ेंगी डेटा सेंटर से। आंकड़ों को दिखाने की, उसकी बारीकियों को समझाने की ये खास तैयारियां हैं आपके चैनल पर हमने की हैं। तो आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं दीपा के पास, जो मौजूद हैं एबीपी न्यूज के इलेक्शन सेंटर में। बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, देखिए कुल जो विधानसभा की सीटें हैं उसकी तो बात लगातार हम करेंगे, लेकिन राज्य में कुल 28 जिले हैं, ये आप जान लीजिए। और अलग अलग 3 रीजन में हमने इसको बांटा हुआ है। कौन कौन से रीजन है? देखिए, नॉर्थ यानी कि उत्तर छत्तीसगढ़ रीजन है, सेंट्रल यानी कि मध्य छत्तीसगढ़ रीजन, इसकी भी विस्तार से बात होगी, और साउथ मतलब दक्षिण का इलाका। और उत्तर रीजन में विधानसभा की 14 सीटें हैं, ये भी आप जान लीजिए। इसमें कोडिया भी आता है, सूरजपुर, सरगुजा जैसे जिले इसमें आते हैं। और इसके अलावा मध्य में जो मध्य छत्तीसगढ़ रीजन है, वहाँ बिलासपुर, दुर्ग आता है, राजनांदगांव आता है और रायपुर जैसे जिले इसमें आते हैं। दक्षिण की हम बात कर रहे हैं, 7 जिले हैं, 12 सीटें यहाँ पर आती हैं। और दक्षिण में 7 जिले हैं जो कि नक्सल प्रभावित हैं। यहाँ पर किस तरीके से अब लोगों का मन बन रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर, विस्तार से आपको हम बताने वाले हैं, दर्शकों को बताने वाले हैं। दक्षिण छत्तीसगढ़ में 7 जिले,
12 सीटें यहाँ पर विधानसभा की हैं और मध्य में हमने आपको बताया कि 64 सीटें विधानसभा की हैं और उत्तर में है 14 सीटें विधानसभा की। रोमांच जी बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी जो दीपा ने हमें दी है, मतलब कुल 90 विधानसभा सीटें, जिसमें सबसे छोटा रीजन जो है वो दक्षिण वाला और सबसे बड़ा मध्य छत्तीसगढ़ वाला रीजन रहने वाला है। फिलहाल जल्दी से डेटा किस तरीके से आप तक पहुंचेगा, इसी के बारे में जानकारी लेते हैं शिरीन से। शिरीन, शुक्रिया रोमाना, और बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए एबीपी न्यूज ने ये पूरी तैयारी की है अपने इस ओपिनियन पोल के जरिए। मैं इस वक्त देखिए कहां पर, छत्तीसगढ़ की पहचान बस्तर जिले में मौजूद ये चित्रकोट वाटरफॉल्स, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, पहचाना जाता है छत्तीसगढ़ को इस खूबसूरत वाटरफॉल को लेकर, क्योंकि इंद्रावती नदी के ऊपर जब मानसून का सीजन होता है ना, उस वक्त ये बेहद खूबसूरत अंदाज में दिखाई देता है और एक मशहूर पर्यटन स्थल भी इसे कहा जाता है। और आज हम कुछ इसी तरीके से देखिए 90 सीटों का सवाल छत्तीसगढ़ की, और इस तरीके से अभी तो ये जो पूरा आप 0-0 का आंकड़ा देख रहे हैं, ये बारी बारी से किस तरीके से बदलेगा, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य किसके खाते में कौन सा नंबर जाएगा, ये मैं यहां आपको इस जगह से बताने वाली हूं आगे कि आखिर ये नंबर क्या कह रहा है। ओपिनियन पोल में आखिर किसके लिए दिशा और दशा बहती हुई अच्छी या खराब किस तरीके से दिखाई दे रही है, यहीं से वो आंकड़ा हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। बिल्कुल, वो बड़ा आंकड़ा क्या रहेगा, क्योंकि 90 कुल विधानसभा सीटें हैं, ऐसे में जादुई आंकड़ा जो है वो बैठता है 46 का। क्या कोई दल उसको पार कर पाएगा तो कौन पार कर पाएगा, कौन बाजी मारेगा, इन तमाम सवालों के जवाब कुछ ही देर बाद वो सबसे बड़ा अनुमान ओपिनियन पोल के सर्वे के आंकड़ों के जरिए आपके साथ होगा। और चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का जो पैनल हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दो वरिष्ठ पत्रकार जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, अभय दुबे जी, प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये चर्चा का सिलसिला हम शुरू करेंगे, खास मेहमानों का रुख करेंगे, हम ओपिनियन पोल का आंकड़ा आपको दिखाएंगे, छत्तीसगढ़ की विस्तार से बात करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करने जा रहे हैं इस वक्त सबसे ताजा खबर पर, सबसे त्वरित सर्वे के साथ। और ये ताजा खबर, सियासी खबर जो मध्य प्रदेश से सामने आई है, शुरुआत मध्य प्रदेश के त्वरित सर्वे से आज हम करने जा रहे हैं। और पहला सवाल मध्य प्रदेश के त्वरित सर्वे का आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अब मैं दिखाने जा रही हूं। आप जानते हैं जो सबसे बड़ी सियासी हलचल मध्य प्रदेश में हुई है पिछले दिनों, वो बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। मध्य प्रदेश में 39 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जो किया है, फैसला सही है या गलत है? और जवाब आपके सामने, जहां 56% का मानना है बीजेपी ने बिल्कुल सही किया, 28% इसे गलत करार दे रहे हैं, 16% का कहना है पता नहीं। तो कुल मिलाकर 56%, एक बड़ा आंकड़ा जो बीजेपी के इस फैसले पर मुहर लगा रहा है। अगला सवाल आपके सामने मध्य प्रदेश का ही ये त्वरित सर्वे है और सवाल मध्य प्रदेश में 39 सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों का ऐलान करके अब बीजेपी ने शुरुआती बढ़त बना ली है। और लीजिए 45% हां में जवाब दे रहे हैं, लेकिन 47% कह रहे हैं नहीं, इससे बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर नहीं आ रही, पता नहीं कहने वाले 8% है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी तस्वीर मध्य प्रदेश के त्वरित सर्वे से जो सामने निकल कर आ रही है। सीधे रुख करते हैं राजनीतिक मेहमानों का। प्रदीप जी, क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश फंसा हुआ नजर आ रहा है? नहीं, देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों, खासतौर से अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है। मध्य प्रदेश में लड़ाई कांटे की पिछली बार भी थी, 2018 में भी बीजेपी का वोट शेयर कम नहीं हुआ था, सीटें 6-7-8 कम हो गई थी। इस बार जो है बीजेपी के पास कम से कम ये बताने के लिए है कि साल सवा साल का कमलनाथ का राज, बड़ी बात सर आप कह रहे हैं कांटे की लड़ाई है। जफर इस्लाम साहब, कांटे की लड़ाई है, यही वजह रही कि पहले ही नाम का ऐलान कर दिया गया? देखिए कोई लड़ाई नहीं है, आप मध्य प्रदेश में हो या चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो, ये तीनों प्रदेश में हम जो है आराम से जीतेंगे, जनता का कॉन्फिडेंस है। और छत्तीसगढ़ में तो खास के आप छत्तीसगढ़ में देखिए तो बिल्कुल रिवर्स पोजीशन होगी, जो पिछले बार कांग्रेस की थी, उनकी 15 सीट थी, हमारी इस बार छत्तीसगढ़ पर आऊंगी, लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश का ये त्वरित सर्वे और मध्य प्रदेश को लेकर भी आप कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं यहाँ पर। सुरेंद्र राजपूत जी, जो पहला सवाल था कि साहब फैसला सही है या गलत, उसमें 56% कह रहे हैं बिल्कुल सही फैसला लिया बीजेपी ने पहले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करके।
अभी ये लोग तो सारों का फैसला कर दे, कौन सी बड़ी बात है। कहते हैं ना कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जनता के मुखालिफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। भ्रष्टाचारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, हम भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ रहे हैं। हम वो लोग व्यापम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, व्यापम के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं। हम क्या नाम शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा और क्या नाम महाराज भाजपा, ये आपस में चुनाव लड़ रही है। हम जनता के मुद्दों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में तो स्पष्ट जान लीजिए, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और नाराज भाजपा ये आपस ही में एक दूसरे को निपटा रहे हैं। और सर फिलहाल उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के मामले में आगे भाजपा ये भी नजर आ रहा है, ये संदेश भी जा रहा है। छत्तीसगढ़ का वो सबसे बड़ा आंकड़ा ओपिनियन पोल का दिखाऊंगी आपको आगे, लेकिन पहले मध्य प्रदेश को लेकर ये त्वरित सर्वे जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब 30 सेकंड में जो कहना चाह रहे हैं कह दीजिए जल्दी से, उसके बाद मैं अभय दुबे जी का रुख कर रही हूं, जल्दी से सर। देखिए, जो पहला शेर पढ़ा है इन्होंने 2 लाइन का, क्यों पड़े हो चक्कर में, नहीं है कोई टक्कर में, वही हालत है। यही इनको समझ में आ गई है बात कि शिवराज जी के टक्कर में कोई नहीं है। कमलनाथ को देख लिया गया, 1 साल में क्या हालत हुई वहां के उनके अपने लोगों ने उनका दामन छोड़ दिया। ठीक है सर, जीत का दावा आप कर रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि ऐसा पहले कभी बीजेपी ने किया नहीं, इनके लिए पहली बार ऐसा है चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। ये रणनीति क्यों? देखिए, उन्होंने किया जरूर है ये, लेकिन ये हमेशा ऐसा करना एक दुधारी तलवार की तरह होता है। इसका फायदा भी हो सकता है और इसका नुकसान भी हो सकता है, और ये पता नहीं होता है कि दोनों में से क्या होगा। लेकिन भाजपा शायद ऐसा सोचती है कि जिन सीटों पे उसने ऐसा किया है उन सीटों में पहले से ही वो बहुत कमजोर थी, तो वो सोचती है कमजोर तो हम इन सीटों पे हैं ही, इनमें से बहुत सी सीटें हम जीत नहीं पाते हैं, इसलिए अगर हो सकता है तो फायदा ही होगा, नुकसान होगा तो क्या हुआ, नुकसान में तो इन सीटों पे है ही। तो इस तरह से भाजपा ने शायद ये सोच के किया होगा। बिल्कुल। देखिए, जो त्वरित सर्वे का दूसरा सवाल था ना कि साहब शुरुआती बढ़त बना ली है क्या बीजेपी ने, तो उसमें नहीं कहने वाले, हाँ कहने वालों के मुकाबले थोड़ा सा ही सही, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा थी। जल्दी से आगे बढ़ेंगे मध्य प्रदेश पर इस त्वरित सर्वे के बाद। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ को लेकर ओपिनियन पोल का आंकड़ा दिखाने से पहले छत्तीसगढ़ का भी एक त्वरित सर्वे आपके सामने मैं रखने जा रही हूं। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। 21 सीटों पर बीजेपी ने जो उम्मीदवारों के ऐलान का फैसला लिया, ये सही या गलत? और छत्तीसगढ़ में देखिए 58% कह रहे हैं बिल्कुल सही बीजेपी ने किया, 28% इस फैसले को गलत मान रहे हैं, 14% कह रहे हैं पता नहीं। अगला सवाल इसी त्वरित सर्वे से जुड़ा हुआ, छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ, वो भी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। भूपेश बघेल के खिलाफ भतीजे विजय बघेल को बीजेपी ने टिकट देकर सीएम को क्या घर में ही घेर लिया है? और जवाब में देखिए 46% का मानना है हां, इस रणनीति से बीजेपी ने मुख्यमंत्री को घर में ही घेरा। 43% जो है वो ना में जवाब दे रहे हैं। हम सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। तो प्रदीप जी, क्या माना जाए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की रणनीति बेहतर, छत्तीसगढ़ में बेहतर स्थिति में बीजेपी? नहीं, बेहतर स्थिति में तो नहीं कह सकते, लेकिन रणनीति बेहतर है ये कह सकते हैं। देखिए, अभी तक बीजेपी क्या करती थी कि जो उसकी कमजोर सीटें हैं सबसे आखिर में उम्मीदवार घोषित करती थी, संसाधन सबसे कम लगाती थी। ये तो हारने ही वाले हैं, केवल एक जो है रिचुअल की तरह चुनाव लड़ते थे। इस बार तय किया कि नहीं, जो कमज़ोर सीटें हैं उन पर उम्मीदवार पहले घोषित करो, संसाधन जितना लगा सको लगाओ, चुनाव प्रचार करो। अगर इसमें से हम कुछ भी जीतते हैं, 10%, 15%, जो भी आएगा वो हमारा फायदा है। एक बात। दूसरा, विजय बघेल 2008 में भूपेश बघेल को हरा चुके हैं और उनके भतीजे हैं, तो इसलिए लड़ाई तो होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भूपेश बघेल को वो तो मतलब अभय जी, स्ट्रैटेजी यही है ना कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो सबसे बड़े यूएसपी कांग्रेस का प्रदेश में, उनको घर में ही घेर लो, कि विजय बघेल जो सांसद हैं उन्हीं को उतार दो। देखिए, इरादा भी यही होता है और साथ में इमेज भी यही प्रोजेक्ट की जाती है कि हम ऐसा कर रहे हैं, और आपके समर्थक हैं वो कहते हैं कि हाँ भाई घेर लिया, ऐसे आपने अभी एक संख्या दिखाई थी उसमें। लेकिन जो छत्तीसगढ़ की ज़मीनी स्थिति है, वहाँ के पत्रकार मित्रों से जो बात होती है, वहाँ के बुद्धिजीवियों से चर्चा होती है, अभी तो उन्हीं से चर्चा हो पाई है अभी तक, तो उससे लगता नहीं है कि वहाँ पर विजय बघेल कोई उनको बहुत बड़ी चुनौती दे पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और देखिए, उम्मीदवार पहले
घोषित करने का एक बहुत बड़ा नुकसान ये हो सकता है, मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, हो सकता ये है कि पार्टी के अंदर स्थानीय स्तर पर जिन क्षेत्रों में उम्मीदवार घोषित किए गए हैं काफी गुटबाजी शुरू हो जाती है। अगर आप उम्मीदवार बिल्कुल सर, आप जिस बात करते हैं उसमें क्या होता है, मध्य प्रदेश में खुलकर हो रही है और छत्तीसगढ़ में दबी जबान में हो रही है। मैं भी छत्तीसगढ़ होकर आई हूँ, शिखर सम्मेलन एबीपी न्यूज का हमारा कल था, तो वहां पर इस बात को लेकर सुगबुगाहट है। दर्शकों को बताती चलूं, छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल, उसका बड़ा आंकड़ा अब से कुछ ही देर बाद आपके सामने रखने का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन पहले त्वरित सर्वे का जो आंकड़ा आपको दिखाया है उसी पर एक रिएक्शन लेते हैं हम। सैयद जफर इस्लाम साहब, ये पहले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना क्या है? ये कहीं घबराहट तो नहीं है बीजेपी की, नर्वसनेस? देखिए, हर बार इलेक्शन के लिए अलग अलग रणनीति होती है। कौन सी रणनीति कब होगी, ये उसका जो चयन जो है हमारी सेंट्रल लीडरशिप जो है करती है। जब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बैठी और हमारे शीर्ष नेताओं ने उस पर चर्चा की तो उन्होंने डिसीजन लिया कि अभी करना चाहिए। उसके बहुत सारे कारण होंगे जो उनको लीडरशिप को पता होगी, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इस इनिशिएटिव से बाकी पार्टियां घबरा गई हैं। बाकी पार्टियां घबरा गई हैं, उनको चिंता हो गई है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी जो है वो कहीं ना कहीं जाके इलेक्शन तक हमें मात कर देगी। आज वो जो हवा में चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं पार्टियां मतलब कौन? छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कांग्रेस है, सुरेंद्र राजपूत जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, सुना आपने? सैयद जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई है, कांग्रेस घबराई है। घबराई है सर? ये जितने मैं वैसे तो नहीं कहूँगा भाई, बेवकूफ़ नहीं कहना चाहिए, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, लेकिन जो घबराए हुए लोग होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। ये आप प्रदीप जी से भी पूछिएगा, या आप अभय दुबे जी से भी पूछिएगा। और ये भाजपा तो नकलची हो गई। कर्नाटक में जैसे हमने सूची पहले डाल दी थी तो इन्होंने कहा भी चुनाव घोषित होने से पहले ही डाल दो। अच्छा, अरे भाई आप सूची डालो चाहे कुछ डालो, आपके कुशासन के फुटप्रिंट हैं मध्य प्रदेश में, आपके 15 साल के कुशासन के फुटप्रिंट है छत्तीसगढ़ में। आज आप मुझे बता दीजिए रमन सिंह का टिकट नहीं है उस लिस्ट में। आपके जो 15 साल मुख्यमंत्री, यानी आपने मान लिया कि सबसे नाकारा अगर कोई मुख्यमंत्री था आपका सबसे बड़ा नेता छत्तीसगढ़ का तो रमन सिंह, आप रमन सिंह को वहां पर नहीं रख रहे हो और आप कह रहे हो कि हमारी लिस्ट है। लेकिन सच ये बात तो ये कि आप चुनाव लड़ने से पहले चुनाव हार चुके हैं ना, और बीजेपी साफ तौर पर खुलकर कह रही है वो सीटें जहां पर हम कमजोर हैं, जो पिछली बार हारी वहां पर हम उतार रहे हैं उम्मीदवार। जी, आप रमन सिंह के टिकट पर आप क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हैं? मैं बस ये चेक कहना चाहती हूं। बैठे मैं सुन तो लीजिए मैम, आप यहीं प्रदीप जी भी बैठे हैं। प्रदीप जी हमारे क्या नाम सैद्धांतिक विरोधी हैं, पत्रकार अच्छे हैं, और दुबे जी भी बैठे हुए हैं। इनसे पूछ लीजिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का टिकट आखिरी में घोषित करेगी या पहले करेगी? जो नेतृत्व करता होता है, छत्तीसगढ़ के नेतृत्वकर्ता 15 साल रमन सिंह जी रहे हैं, उनकी इस तरीके से बेइज्जती करना, पूरे समाज में उनको इस तरीके से बेइज्जत कर देना छत्तीसगढ़ की जनता जानती। इसका मतलब उन्होंने मान लिया कि 15 साल जो रमन सिंह ने शासन किया बिल्कुल नाकारा थे, निकम्मे थे। आज की डेट में अगर वो बड़े नेता का एक नाम नहीं अपना यहां पे कर सकते हैं, डाल सकते हैं, तो वो करेंगे क्या? वो तो पहले ही हार मान चुके हैं। रमन सिंह का नेतृत्व होगा नहीं। रमन सिंह जी का अपमान बीजेपी की तरफ से किया गया। भूपेश बघेल तो खुलकर कह रहे हैं कि साहब तय मानिए आप रमन सिंह का टिकट कटेगा। वो तो आगे बढ़कर कह रहे हैं उनके बेटे का भी आने वाले समय में टिकट काटा जाएगा। प्रदीप जी, नहीं बिल्कुल, उनके बेटे का टिकट तो पिछली बार कट ही गया था। वो लोकसभा सदस्य थे। बीजेपी ने सारे 10 जो जीते हुए थे, एक जो हारा हुआ कैंडिडेट था, सबको बदल दिया था, नए कैंडिडेट उतारे थे और फिर 11 में से 10 तो इस बार आपको लग रहा है रमन सिंह का टिकट कट जाएगा? जो संभावना दिखाई दे रही है उसमें ऐसा ही लगता है कि जिस तरह से भाई 15 साल के उनके शासन के बाद जो हार हुई है 2018 में, जितनी बुरी हार हुई है, उसका जिम्मा आखिर कुछ तो जो है रमन सिंह पर आएगा। और पिछले 5 साल में पार्टी को खड़ा करने, फिर से या आगे बढ़ाने या जनाधार उसका फिर से वापस लाने में कोई बड़ी भूमिका रमन सिंह की रही नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो है उनके ऊपर नजर है पार्टी की। ठीक है, लेकिन ये बैकफायर तो नहीं कर देगा अभय दुबे जी? क्योंकि 15 साल छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जो राज रहा, उसका चेहरा तो चावल बाबा डॉक्टर रमन सिंह, और ऐसे में अगर डॉक्टर रमन सिंह का इस बार टिकट कट जाता है तो फिर देखिए, जब भाजपा विधानसभा में बुरी तरह हारी, लेकिन थोड़ी दिनों बाद लोकसभा वो जबरदस्त तरीके से जीती। इसका मतलब यह है कि विधानसभा चुनाव हारने से ये नहीं कहा जा सकता था कि भाजपा बहुत ज्यादा निराश है या बहुत ज्यादा उसका ग्राफ नीचे है। थोड़ी दिनों बाद एक बड़ा चुनाव आप उतनी ही
जोरदारी के साथ जीतते हैं। आपका सुपड़ा साफ हो गया था, फिर आप सुपड़ा साफ कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद देखिए आज 5 साल बाद भी छत्तीसगढ़ में विधानसभा के संदर्भ में भाजपा खड़ी हुई नहीं दिखती है। हाँ, तो ये कुछ ना कुछ भाजपा के संगठन के साथ में वहाँ गहरी समस्या है। दोनों पत्रकार भी कर रहे हैं कि साहब 2018 में आप हारे थे, और हारे थे तब जब 15 साल तक आप लोगों ने प्रदेश में राज किया था, और उसके बाद क्या हुआ, 3 प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश के अंदर बदल दिया आप लोगों ने, प्रभारी आप लोगों ने बार बार बदल दिए, कॉन्फिडेंस ही नहीं है जो राज्य का संगठन है उसको लेकर। इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व, गृह मंत्री खुद कमान संभाले हुए छत्तीसगढ़ की, यही संदेश जा रहा है। देखिए जो गृह मंत्री जी हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गृह मंत्री जी, ये तीनों जो है जब भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो पार्टी के आगे कैसे बढ़ाया जाए उसको ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, और हर बार ये चेंज होता रहता है। कोई एक स्ट्रैटेजी तो नहीं कि एक ही स्ट्रैटेजी हर स्टेट में काम करेगी, लेकिन कोई एक ऐसा फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हर बार उनकी स्ट्रैटेजी काम करती है और इस बार भी काम करेगी। लेकिन एक बात खाली बताना चाहता हूँ, ये दूसरी पार्टियों में होता होगा कि यही आदमी को टिकट देंगे तो पार्टी जीतेगी, यह आदमी को टिकट नहीं देंगे तो पार्टी नहीं जीतेगी। ये सब जिस पार्टी में बहुत बड़ी खाई है और जहां बहुत ज़्यादा बेवफाई है वो कांग्रेस आई है, उसमें ऐसी बातें हो सकती है। इस पार्टी में किसी को टिकट से मतलब नहीं है, इस पार्टी में क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं। भाई जो काफिया आपने मिलाया है, हाँ, बिल्कुल इसी पर मैं आ रही थी, जो काफिया आप मिला रहे हैं यहाँ पर, जिसमें सबसे ज्यादा खाई है, सबसे ज्यादा बेवफाई है, शायराना अंदाज में सुरेंद्र राजपूत साहब यहाँ पर काफिया मिलाया गया जफर भाई की तरफ से। और उसका नाम कांग्रेस आई है, कांग्रेस आई है, उसका नाम है कांग्रेस, उसका नाम कांग्रेस आई है, सुरेंद्र राजपूत जी आइए। हाँ, तो अब ये सुन लीजिए, अरे जफर भाई आप सुन लीजिए, कहते हैं ना कि जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। इस समय भाजपा की कश्ती शिकस्ता है, चाहे अमित शाह खें, चाहे नरेंद्र मोदी जी ने खेके देख ली ना कर्नाटक में। और मैं एक बात और बताता हूं जफर भाई, कर्नाटक में क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था ना, वहां पर भी बुरी तरीके से हारे, यहां शाह जी का नेतृत्व बुरी तरीके से हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कर क्या लिया है, आप बात समझ लीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी सुनिए सवाल है, आप ही से सवाल है, शिकस्ता दिल थे लेकिन शिकस्त खाई तो नहीं थी ना। यहाँ तो चुनावी राजनीति के जो चाणक्य हैं उन्होंने बागडोर अपने हाथ में ली है, तो फिर आप कैसे अभी से फैसला सुना रहे हैं। और ओपिनियन पोल का आंकड़ा कुछ ही देर में एबीपी न्यूज पर दिखाऊंगी मैं आपको। छत्तीसगढ़ में अब की बार किसकी सरकार, लगातार रही है हमारे साथ। आइए सुरेंद्र राजपूत जी। क्या यार जी, बहुत शुक्रिया आपका। 2-3 चीज, पहली चीज तो चाणक्य के नाम पर तमाम जो लोग ब्लॉन्ड लोग हैं, जो गंजे लोग हैं, उनको चाणक्य मान लिया। अरे चाणक्य गंजे नहीं थे, बात समझ लीजिए। और यही चाणक्य थे जो क्या नाम आप दिल्ली में भी हारे, यही चाणक्य थे जो बिहार में, यही चाणक्य थे जो बंगाल में भी हारे 200 पार, कर्नाटक में भी यही चाणक्य हारे, महाराष्ट्र में भी यही चाणक्य हारे। हम इसकी बात नहीं करते, हम आपको दूसरी बात बता रहे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं दरी बिछाएंगे, जफर इस्लाम भाई दरी बिछाएंगे, हमारे हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस से जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्या नाम सुधांशु त्रिवेदी दरी बिछाएंगे, हमारे यहाँ के क्या नाम अजीत पवार दादा जो है जाएंगे, उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्या नाम ये सब लोग दरी बिछाएंगे। भाजपा के कार्यकर्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया जाएंगे, उड्डयन मंत्री बन जाएंगे, उनके 15-16 लोग मंत्री बन जाएंगे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी में बीमारी आ गई ना, पार्टी हॉपर्स को सम्मान देने की और अपने कार्यकर्ता का अपमान करने की, इसकी वजह से आप इस चीज को जान लीजिए, छत्तीसगढ़ भी हारेंगे। डॉक्टर रमन सिंह का अपमान कर रहे हैं। 15 साल आपने मुख्यमंत्री बना रखा था। बहुत छोटी सी टिप्पणी प्रदीप जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस बात का जिक्र अभी सुरेंद्र राजपूत जी कर रहे थे, और ये जो 21 उम्मीदवारों की लिस्ट छत्तीसगढ़ में आई है, इसमें पार्टी हॉपर्स नहीं है, इसमें वो कार्यकर्ता हैं जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं, ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं। इसमें कई बड़े नेताओं को किनारे लगाकर पार्टी ने अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को मौका दिया। ये कोर्स करेक्शन के तौर पर देखा जा सकता है क्या? बिल्कुल, पंचायत और जिला स्तर के नेता हैं जो इससे पहले इनमें से ज्यादातर कोई चुनाव लड़ा नहीं है, कम से कम विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। तो ऐसे लोगों को टिकट दिया। देखिए, हर पार्टी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 2 तरीके से बढ़ती है। कांग्रेस भी एक लंबे समय तक जो है बाहर से लोगों को लेती रही है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सब अशोक मेहता से लेकर जो है चंद्रशेखर और तमाम लोग आए,
तो पार्टियों में लोग आते जाते रहते हैं। जी। ये बात सही है सुरेंद्र राजपूत जी की कि इस समय बाहर से आने वालों की संख्या और उनको पद देने ज्यादा की पूछ है, जो बिल्कुल। ज्यादा लेकिन पूछ इस बार है। छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है, वो छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल का आंकड़ा जो है आपका इंतजार कर रहा है। तैयारी बड़ी एबीपी न्यूज पर हमने की है। छत्तीसगढ़ में अब की बार किसकी सरकार, इसी सवाल का जवाब बस चंद लम्हों का इंतजार और है, और तैयारी देख लीजिए जो हमने की है। मेरी सहयोगी दीपा को आप देख रहे हैं इलेक्शन सेंटर में इस वक्त मौजूद है, जहां पर जानकारियां आनी शुरू हो गई हैं, और डेटा सेंटर से शीरीन उन्हीं जानकारियों को आप तक पहुंचाने की तैयारी में जुटी हुई है। बस थोड़े से इंतजार के बाद वो बड़ा आंकड़ा ओपिनियन पोल का, क्योंकि त्वरित सर्वे से जुड़े सवाल हमने आपके सामने रख दिए हैं। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है। कुछ ही देर में वो नंबर आंकड़ा आपके सामने होगा। चुनावी राज्य है छत्तीसगढ़, उसी का सियासी मिजाज आपके सामने रखने जा रहे हैं हम। देख सकते हैं आप, मेरी सहयोगी दीपा इलेक्शन सेंटर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और डेटा सेंटर से हमारे साथ शीरीन लगातार बनी हुई है। बिना वक्त गवाए ओपिनियन पोल के सवालों के सिलसिला शुरू करने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे शीरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, बिना देर किए जल्दी से वो सवाल अपने दर्शकों के सामने हम रख देते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं अपने दर्शकों को, और जिस तरीके से पता चलेगा कि आखिर किसको पसंद कर रही है जनता, किसको नहीं पसंद कर रही है। छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, और पहला सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री की पसंद कौन। और यहां पर देखिए ऑप्शंस में, यहां 62% लोग जो हैं वो नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं पीएम की पसंद के तौर पर। दूसरे नंबर पर यहां 20% के साथ जो हैं वो राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, और फिर यहां 6% ऐसे हैं जो केजरीवाल का नाम ले रहे हैं। और यहां सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इन आंकड़ों में दिखाई दे रही है, 3% योगी आदित्यनाथ और 9% अन्य के साथ। तो पीएम की पसंद कौन, इस सवाल का जवाब आपके सामने है, क्योंकि 62% जो नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं। अब जल्दी से इस ओपिनियन पोल में अगला सवाल भी सामने रख देते हैं। मोदी राहुल में डायरेक्ट पीएम अगर चुनना हो तो किसे चुनेंगे। यहां पर 71% जो नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं, और 24% जो राहुल गांधी को डायरेक्ट पीएम चुनने के तौर पर चूज कर रहे हैं। 4% ऐसे जो कह रहे हैं कि दोनों नहीं, और 1% जो कह रहे हैं नहीं पता। तो यहां पर भी डायरेक्ट पीएम अगर चुनना हो तो नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, जवाब आपने देख लिया है। अब जल्दी से अगला सवाल कि पीएम के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं आप। यहां 64% बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं, 16% जो कह रहे हैं कि कम संतुष्ट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से जुड़ा हुआ। ये महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर पीएम के कामकाज को लोग कैसे देख रहे हैं। अब देखिए 15% ऐसे भी हैं जो पीएम के काम से खुश नहीं है, असंतुष्ट हैं, और 5% जो कह रहे हैं नहीं पता। लेकिन यहां पर पीएम के कामकाज से कितना संतुष्ट और कितना नहीं, ये आंकड़े साफ समझा रहे हैं। रोमाना, ओवर टू यू। तो यह आंकड़ा बड़ा है, और यह आंकड़ा बहुत साफ संकेत दे रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल, जिसमें सवालों से जो सियासी तस्वीर उभर रही है छत्तीसगढ़ में, प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी 62% लोगों की पसंद के तौर पर सबसे आगे, सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं इस रेस में। इतना ही नहीं, बड़ी बात एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में यह नजर आ रही है कि जब सीधी लड़ाई आमने सामने की मोदी और राहुल में, तो भी दूर दूर तक मोदी को कोई चुनौती राहुल गांधी की तरफ से पेश नहीं की जा रही। हम सीधे रुख करेंगे खास मेहमानों का। यही वजह है सैयद जफर इस्लाम साहब कि छत्तीसगढ़ में चेहरा किसी का नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे है। देखिए, प्रधानमंत्री हमारी पार्टी के सबसे सुप्रीम लीडर हैं। उनकी लोकप्रियता जैसे आपके चैनल में दिखा रहे हैं, सर्वे का रिपोर्ट भी दिखा रहा है, और देश की जनता, प्रदेश की जनता भी जानती है कि सबसे लोकप्रिय नेता आज तक के इतिहास में जो आज़ाद भारत के इतिहास में इतना ज़्यादा लोकप्रिय नेता कोई भी नहीं रहा है। ऐसे में अगर हमारे इसी पार्टी के एक लीडर की इतनी लोकप्रियता है, तो जाहिर है उसका फायदा जो है पार्टी को पहुंचता है, और हर बार पहुंचता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं उसका फायदा पार्टी को भरपूर रूप से पहुंचता है इलेक्शन में। और हम जब भी पार्टी को जरूरत उनकी होती है, वह बराबर एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर खड़े रहते हैं। ये तो उनका बड़कपन है। प्रधानमंत्री
बहुत सारे देश में देखे गए हैं, लेकिन उनमें क्षमता नहीं होती कि एक अपनी सीट, एक मिनट, उनकी क्षमता नहीं होती कि अपने एक सीट भी जीत पाए। वो राज्यसभा में रह जाते हैं, 10-10 साल प्रधानमंत्री रहते हैं तब भी राज्यसभा में रह जाते हैं, इसलिए कि उनकी जमीन पे कोई पकड़ नहीं होती। और एक ऐसा प्रधानमंत्री जाके हर वक्त जनता उनको देखने के लिए उतावली होती है, तो इससे समझ में आता है कि अगर काम करेंगे तो जनता का प्यार आपको मिलता रहेगा। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी। दो बातें मुझे कहनी है, जितना समय आपने जफर भाई को दिया उतना ही अनरिफ्लेक्टेड दे दीजिएगा, बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा जी। कहते ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादे जाएं तो कहाँ जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। 7,800 लोगों ने आपने सर्वे किया, छत्तीसगढ़ के चुनाव का सर्वे किया और बात प्रधानमंत्री की करी, तो अपने आप सर्वे पता चल जाता है क्यों किया गया, कैसे किया गया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं और सवाल कि सबसे पहले मैं आपके चैनल, अरे सर, अरे रोमाना जी नाराज क्यों हो रही है? बीच में हमने तो आपसे पहले इजाजत मांगी, क्लीमेंसी की इजाजत मांगी थी कि आप हमें पहले से क्षमा अभय दान देंगी। आप रुक जाइए ना। दूसरी चीज, ये पहला सर्वे है, मैं आपको बताऊं, मैं आपके चैनल को भी और सी वोटर को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि पहला सर्वे है कि आपने गैर संवैधानिक, संविधान विरोधी सर्वे किया है, जिसमें आपने ये पूछा कि साहब डायरेक्ट चुनाव, देश में संविधान में बहुदलीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, यहां पर चुनाव डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं है, वो संविधान विरोधी है। तो इस प्रश्न को मेरे ख्याल से आपको टाल देना चाहिए, आगे नहीं उठाइएगा। मैं आपसे एक सजेशन दे रहा हूं, बाकी तो आप जाने, आपका चैनल जाने और सी वोटर्स वाले जाने। तीसरी बात मैं बताऊं कि यहां पर जब चुनाव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का हो रहा है, तो एक बार मुख्यमंत्री के चेहरे पर बात कीजिए ना, तब आपको समझ में आएगा। प्रधानमंत्री ने तो कर्नाटक में भी 71% लोग प्रधानमंत्री को पसंद कर रहे थे, 10 दिन थे वहां पर। उसके बाद उन्होंने 300-300 ट्रक फूलों के भी मंगवाए कर्नाटक में। हुआ क्या? आपके सामने। आखिरी में जनता पूछती है कि भाई क्या नरेंद्र मोदी यहां मुख्यमंत्री बनने आएंगे? नरेंद्र मोदी जी का सूर्य अब अस्तांचल की ओर है। एक ऑनलाइन सर्वे हुआ था जिसमें 15 लाख लोगों ने भाग लिया था, आपके में तो 7,000 लोगों ने भाग लिया। जो 15,000 लोगों ने भाग वो लिया था, आप जो बात कह रहे हैं ना, उसी नरेंद्र मोदी जी 35% से, राहुल गांधी जी 43%। आप जो बात कह रहे हैं उसी को आगे बढ़ाऊंगी। बस ये बताती चलूं सर कि जब सर्वे किया जाता है तो जो मूड है जनता का ना, सियासी मिजाज, उसको समझने की कोशिश की जाती है। इसीलिए जो पहला सवाल था उसमें अलग अलग नाम थे कि आप किसको प्रधानमंत्री की पसंद के तौर पर देखते हैं, और जो दूसरा सवाल था दरअसल उसमें मैं सहमत नहीं हूं, उसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शंस लोगों को दिए गए कि इन दोनों में से आप गलत है, प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कहा डायरेक्ट अगर इलेक्शन, ये आपके नजरिए से गलत हो सकता है। आपने कहा डायरेक्ट इलेक्शन वाले जो है वो अलग अलग तरीके से वो लोगों के मन की बात जानने की कोशिश करते हैं। वोटर वालों ने संविधान विरोधी काम किया। आप भी इस बात को जानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो बात कही है उसको मैं आगे बढ़ाती हूं। वो सवाल प्रदीप जी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो यहां पर एक तरीके से उठता है सुरेंद्र जी की बात से कि ये प्रधानमंत्री की पसंद कौन, ये क्या सीएम की चयन पर असर डालेगा? इस सवाल का जवाब जो सामने निकल कर आ रहा है। नहीं, देखिए, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो 2018-19 में हुआ उसी तरह का फिर से हो सकता है कि 2018 में बीजेपी हार गई विधानसभा चुनाव, लोकसभा में उसको बम्पर सफलता मिली और विधानसभा में प्रचंड बहुमत मिला कांग्रेस पार्टी को। तो इस सर्वे, देखिए, झगड़ा हम किसी और मुद्दे पर कर सकते हैं, लेकिन सर्वे का जो आंकड़ा है उसी पर बात करेंगे। ये सर्वे का आंकड़ा सीएम के चयन पर असर पड़ेगा क्या, या दोनों बिल्कुल अलग चुनाव है? ये आंकड़ा सिर्फ इतना कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के लोगों की नजर में केंद्र सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ठीक है, लेकिन उसका असर मुख्यमंत्री के चुनाव पर पड़ेगा, ऐसा मेरा नहीं मानना। ठीक है, अभय जी। देखिए, किसी भी सर्वेक्षण में केंद्र सरकार की रेटिंग पूछी जा सकती है, मैं इससे असहमत नहीं हूं, लेकिन जो सर्वे का मुख्य फोकस चूंकि विधानसभा चुनाव से संबंधित रहा है, तो वो राज्य की राजनीति पे उसका फोकस ज्यादा होना चाहिए। जो अभी आंकड़े आएंगे उसमें होगा। दूसरी बात मैं एक और कहता हूं, पिछले दिनों ये देखा गया है कि कई जगह राज्य सरकारों के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ उतनी एंटी इनकम्बेंसी ना होकर कुछ प्रो इनकम्बेंसी का ग्राफ दिखाई पड़ता है। तो वहां पर केंद्र सरकार थोड़ा बहुत भरपाई करती है
राज्य सरकार के लिए, ठीक है। उससे भी एक अंदाजा उसका लग सकता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूं। और अभी वो जो सवाल उठा रहे थे सुरेंद्र राजपूत जी कि साहब छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल है और मुख्यमंत्री को लेकर सवाल आप नहीं पूछ रहे हैं, उनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी, क्योंकि अब जो सवाल आएंगे वो सीधे सीधे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के कामकाज से जुड़े हुए सवालों का सिलसिला है, जो शिरीन आपके सामने रखेंगी। अब शिरीन। बिल्कुल रोमाना, कुछ और सवाल, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, और ये राज्य में आकर क्या कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है इसे साफ करेंगे। छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। जल्दी से अगला सवाल, मुख्यमंत्री की पसंद आखिर कौन? देखिए जवाब आपके सामने, जिन्होंने 49% लोग ऐसे हैं जिन्होंने भूपेश सिंह बघेल का नाम लिया है, 24% रमन सिंह को पसंद कर रहे हैं, और टीएस सिंहदेव को पसंद करने वाले यहां 13% हैं, और 14% जो अन्य का नाम ले रहे हैं। तो मुख्यमंत्री की पसंद कौन? सबसे ज्यादा बाजी मारते हुए यहां भूपेश सिंह बघेल मौजूदा मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए अगला सवाल भी ओपिनियन पोल का, जल्दी से आपके सामने अगला सवाल, राज्य सरकार के कामकाज को लोग कैसे देख रहे हैं, कितना संतुष्ट हैं? 42% बेहद संतुष्ट नजर आ रहे हैं, 34% जो थोड़ा कम संतुष्ट हैं, और 23% जो असंतुष्ट यानी बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। 1% का आंकड़ा जो कह रहे हैं नहीं पता, लेकिन यहां 42% जो बहुत संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं कामकाज से। अब अगला सवाल भी जल्दी से, मुख्यमंत्री के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं आप? 46% बहुत संतुष्ट कह रहे हैं, 32% जो कम संतुष्ट हैं, 20% जो संतुष्ट नहीं है, और 2% जो कह रहे हैं नहीं पता। मुख्यमंत्री के कामकाज से जुड़ा हुआ यह सवाल है, 46% लोग जो बहुत संतुष्ट कामकाज से हैं। रोमाना, ओवर टू यू। तो ये जो आंकड़ा है उससे जो बड़ी तस्वीर साफ हो रही है वो ये कि साहब जो सत्ता विरोधी लहर होती है या जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो तो इन आंकड़ों में कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम के तौर पर पहली पसंद और सबसे आगे और काफी बढ़त के साथ 49% लोगों की पसंद के तौर पर नजर आ रहे हैं इस लिस्ट में। राज्य सरकार से 42%, मतलब बहुत संतुष्ट लोगों का यह आंकड़ा। तो सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र राजपूत जी, वो पिछला जो सेट था सवालों का जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वाली बात सामने निकल कर आई थी, उसी तरीके से मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कौन की जब बात आती है तो भूपेश बघेल बाजी मारते हुए नजर आते हैं। अब सवाल मेरा गौर से सुनिएगा सर, सवाल ये क्योंकि मैं कल ही शिखर सम्मेलन में छत्तीसगढ़ होकर आई हूं और वहां के लोग आम जबान में ये कह रहे हैं कि साहब जैसे देश में मोदी हैं ऐसे छत्तीसगढ़ में बघेल मोदी हैं। अब इसे आप तारीफ मानेंगे या क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ के मोदी बघेल सुरेंद्र राजपूत जी। तारीफ है हमारे, हाँ ये हमारे लिए बहुत तारीफ है। और हमारे कक्का भूपेश बघेल जी पूरी तरीके से 49% लोग आप ही के उसमें सर्वे में आ रहे हैं, सबसे आगे आ रहे हैं, और प्लस कांग्रेस जो है 63% लोगों की पसंद है। और मैं देखिए, मैं फिर से कहूं, भूपेश बघेल जी का काम हो, भूपेश बघेल जी 24 घंटे उपलब्ध हैं, टेलीफोन तक पर उपलब्ध हैं। उन्होंने जनहितकारी योजनाएं लाए, वो 2,500 रुपए में धान खरीदा, कहीं पूरे हिंदुस्तान में नहीं खरीदा गया केंद्र सरकार के विरोध के बावजूद। सबसे कम बेरोजगारी दर का आंकड़ा है कक्का के राज में। तो कक्का जो हैं आज की डेट में पूरी तरीके से 24 घंटे छत्तीसगढ़ के विकास में लगे हुए हैं, और एक ही नारा की सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया वो लगे हुए हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात आपके सर्वे में आई कि 24% लोगों ने रमन सिंह को मुख्यमंत्री के रूप में मानने की कोशिश की, जिसको बेइज्जत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। यानी डॉक्टर रमन सिंह की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। खुलकर यहां पर जनता आशीर्वाद देती हुई नजर आ रही है। सैयद जफर इस्लाम साहब, जो बात मैंने कही थी ना अभी सुरेंद्र राजपूत जी से कि वहां पर आम जबान में बात चल रही है कि छत्तीसगढ़ के मोदी बघेल, तो फिर अगर छत्तीसगढ़ के मोदी बघेल तो मोदी को कैसे हराएंगे सर? देखिए, आपने भी कहा कि वहां पर बात करते हैं तो मोदी बघेल, मतलब आप मोदी जी का नाम ही आता है, इसका मतलब जहन में हर के टॉप में जहन में जो है भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, लेकिन रमन सिंह अब का आगे नाम आगे नहीं है, देखिए दूर क्या दूर होता है। किसी और बीजेपी वाले नेता का नाम नहीं है। देखिए मैंने कहा ना कि वो हमारे सुप्रीम लीडर है। सुप्रीम लीडर का अगर नाम याद है तो वो सुप्रीम कॉन्सिक्वेंसेस, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होता है, इसका पॉजिटिव आउटकम होता है।
तो इसलिए मेरे पूरी उम्मीद है कि जब इलेक्शन नजदीक आएगा, Okay. चेहरे अगर वहां पर रमन सिंह जी हैं या और भी कोई है, वो पार्टी के सीनियर लीडरशिप डिसाइड करेगा किसका नाम वहां मुख्यमंत्री के तौर पर अभय जी, मैं आपके पास आना चाह रही हूँ। ये जो आंकड़ा आया है जिसमें बघेल जो है 49% लोगों की पसंद के तौर पर सामने निकल कर आ रहे हैं, बावजूद इसके कांग्रेस की तरफ से ये रणनीति कि साहब हम भी चुनाव जो है वो सामूहिक नेतृत्व पर लड़ेंगे, ऐसा क्यों? देखिए, ये तो जो नाम आया है और जो आंकड़े आए हैं भूपेश बघेल के, मेरे लिहाज से तो ये अपेक्षित हैं। हाँ। और यहाँ पर जफर इस्लाम साहब को छोड़कर बाकी जो तीनों लोग हैं उनके लिए भी अपेक्षित होंगे। और बघेल, मुझे लगता है कि जिस तरह उन्होंने 5 साल गुजारे हैं और कांग्रेस आला कमान ने चुनाव के ठीक पहले जो उप मुख्यमंत्री हैं इस वक्त और बघेल के बीच में एकता भी करा दी है, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर, उससे भी कांग्रेस को लाभ हुआ है और उससे बघेल का नेतृत्व और भी ज्यादा स्पष्ट होकर उभरा है। तो सभी चीजें वहां कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो कुछ अभी उम्मीदवार घोषित किए हैं अपनी कमजोर सीटों पर, उनको छोड़कर ऐसा तो कुछ किया नहीं, इससे लगता हो कि वो बीच का जो अंतराल है उसको पाटने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल सर, आगे सिलसिला नंबरों का भी शुरू करना है हमें। ओपिनियन पोल मतलब नंबर, मतलब आंकड़ा, मतलब किसके खाते में कितनी सीट। छत्तीसगढ़ में बघेल को फिर मिलेगा मौका या इस बार बीजेपी लगा देगी चौका? सिर्फ 10 मिनट का इंतजार बाकी है और उसके बाद ओपिनियन पोल का पहला नंबर, पहला आंकड़ा आपके सामने रखेंगे हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी जो इलेक्शन सेंटर, डेटा सेंटर में मौजूद है। हर नंबर और उसके पीछे गहराई से विश्लेषण का सिलसिला एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। फिलहाल ओपिनियन पोल के कुछ और सवालों के लिए आपको सीधे शीरीन के पास लेकर चलते हैं, डेटा सेंटर। बिल्कुल रोमाना, तो देखिए ये सवाल जो छत्तीसगढ़ की नब्ज टटोलने की कोशिश के लिए ये पूछे गए हैं और इनका जवाब क्या निकलकर सामने आ रहा है, जल्दी जल्दी आपको हम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, विपक्ष में रमन सिंह के कामकाज से कितना संतुष्ट? 31% जो बहुत संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और देखिए 25% जो कम संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये रमन सिंह के, विपक्ष में रमन सिंह के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं लोग, ये सवाल है। 29% जो असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और फिर नीचे 15% का ये आंकड़ा जो कह रहे हैं कि नहीं मालूम। विपक्ष में रमन सिंह से जुड़ा हुआ सवाल, अगला सवाल भी जल्दी से अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा लोगों के लिए क्या है? देखिए यहां पर बेरोजगारी, 30% लोगों को लगता है कि बेरोजगारी, 26% मान रहे हैं महंगाई को बड़ा मुद्दा, 10% अपनी कमाई को बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। इसके बाद कुछ और मुद्दे, 8% लोगों के लिए यहां पर भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है और 26% जो किसी अन्य मुद्दे की बात कर रहे हैं। ओवर टू यू रोमाना। सीधे रुक करते हैं खास मेहमानों का। प्रदीप जी, भ्रष्टाचार मुद्दा बनता हुआ यहां पर नजर नहीं आ रहा है, महंगाई, बेरोजगारी बड़े मुद्दे। देखिए, भ्रष्टाचार मुद्दा बनता है जब भ्रष्टाचार आम लोगों के जीवन को प्रभावित करने लगे। एक दूसरा, उसको मुद्दा बनाने वाला चाहिए। अगर जो विपक्ष में है, जो भी पार्टी है, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस थी, यहाँ पर भाजपा है, तो मुद्दा बनाने के लिए आपको आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। 15 साल की बड़ी बात यही है अभय जी, कर्नाटक में कांग्रेस विपक्ष में थी, भ्रष्टाचार मुद्दा बन गया। छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी विपक्ष में है लेकिन भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बना पा रही है। नहीं बना पा रही है। दूसरी एक और बात मैं रोमाना कहूंगा कि अगर आप इन आंकड़ों को देखें तो सारे के सारे आंकड़े जो हैं वो 30% के दायरे से ऊपर के नहीं है। जब भी किसी भी सर्वेक्षण में अगर किसी को 30% का आंकड़ा मिल रहा है, 31%, 35%, 36% या 33%, तो आप समझ लीजिए वो थर्ड डिवीजन से ही पास हो रहा है। तो उससे कुछ बनती नहीं है बात। जब तक आप 40%, 45%, 50% के नजदीक नहीं पहुंचते हैं, तब तक उस पूरे मुद्दे की या उस व्यक्ति की लोकप्रियता की कोई प्रभावकारिता नहीं बनती। आप कह रहे हैं सर। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया। हमारे साथ बस चंद लम्हों के बाद एक नया पैनल जुड़ेगा ओपिनियन पोल के इस खास कवरेज में और साथ ही ओपिनियन पोल का वो पहला नंबर, वो पहला आंकड़ा आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हम रखेंगे। हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं,